टूल किट केस में आज केंद्र सरकार ने ट्विटर के रुख पर कड़ा ऐतराज जताया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने ट्विटर से मैनिपुलेटेड मीडिया टैग को हटाने के लिए कहा, क्योंकि एजेंसियां इस मामले में पहले से जांच कर रही हैं। सरकार ने ट्विटर से कहा कि ट्विटर का ये कदम निष्पक्ष नहीं है। मामले की जांच जारी रहने तक ट्विटर कोई निर्णय नहीं दे सकता और एजेंसियों की जांच में दखल देने की कोशिश न की जाए। ये मामला बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के कांग्रेस पर लगाए गए उस आरोप से जुड़ा है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता ने केंद्र सरकार के कोरोना रोकथाम प्रयासों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर टूल किट का सहारा लेने का आरोप लगाया था। जिसके बाद कांग्रेस ने ट्विटर से संबित पात्रा की शिकायत की थी और ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड करार दिया था। कांग्रेस ने इसी आधार पर बीजेपी को घेरा भी था। इस सरकार को और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज की चिंता रहती कि प्रधानमंत्री की नकली छवि, जो कि अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई है, वो छवि कैसे बचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के डॉक्टरों से बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने कई अपनों को उनसे छीन लिया। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री ने काशी के फ्रंटलाइन वर्कर्स से बात करते हुए जहां बीमार वहीं उपचार का मंत्र दिया। गांव में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए। जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना के खिलाफ देश में 824 सामुदायिक केंद्रों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। किसान मोर्चा के कार्यक्रम वन डिस्ट्रिक्ट वन हेल्थ कम्युनिटी सेंटर हेल्प डेस्क की वर्चुअल माध्यम से देश भर में शुरुआत की। कांग्रेस पर वैक्सीनेशन ड्राइव को खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों पर चिंता जताई। ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्लैक फंगस पर जल्द दवा की उपलब्धता बढ़ाने की बात की। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने डायबिटीज के मरीजों को फंगल इन्फेक्शन का अधिक खतरा बताया। Some people are given very high dose steroid which is not indicated and which can also predispose to high blood sugars and also higher chance of getting mucor infection. केंद्र सरकार ने 5 नई फार्मा कंपनियों को देश में ब्लैक फंगस की दवा बनाने के लिए मंजूरी दी। यूपी सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ने से चिंता भी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे देश में 2,59,000 से अधिक नए मरीज पाए गए, जो कि 20 मई से करीब 17,000 केस कम है। लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई मौतों की बात करें तो संक्रमण के कारण 4,209 मरीजों की मौत हुई, जबकि 20 मई को एक दिन का मौत का ये आंकड़ा 3,874 था। और पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,57,000 रही। वहीं दिल्ली के लिए आज राहत भरी खबर आई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे पहुंच गया। 4 अप्रैल के बाद पहली बार इतना कम पॉजिटिविटी रेट रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5% से नीचे पॉजिटिविटी रेट एक सुरक्षित स्तर है। इसके बाद दिल्ली में लॉकडाउन खुलने की अटकलें भी तेज हो गई हैं, जबकि यूपी में भी हालात सुधरते दिखे। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,735 नए केस आए। इस दौरान संक्रमण के कारण 172 मरीजों की मौत हो गई। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने कोरोना की दवा के बाद अब कोरोना की जल्दी जांच के लिए एक एंटीबॉडी टेस्ट किट विकसित की है। इस किट का नाम डिपकोवैन है। ये किट जून के पहले हफ्ते में लॉन्च हो जाएगी। इस टेस्ट के जरिए ये जाना जा सकेगा कि किसी व्यक्ति में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है या नहीं। इस किट से सीरो सर्वे में मदद मिलेगी। देश में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर जानने के लिए सीरो सर्वे किया जाता है। ये किट 97% हाई सेंसिटिविटी के साथ वायरस के स्पाइक को और स्पाइक प्रोटीन को 99% सेंसिटिविटी के साथ डिटेक्ट कर सकती है। इस किट को ICMR और DCGI से मंजूरी मिल चुकी है।
इस किट को टेस्ट करने के लिए दिल्ली के अलग अलग कोविड अस्पतालों से 1000 मरीजों के सैंपल लिए गए। इस किट की कीमत 75 रुपए प्रति टेस्ट होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना काल में किट विकसित करने के लिए DRDO की तारीफ की है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली के बिजनेसमैन नवनीत कालरा और गगन दुग्गल के दिल्ली और गुरुग्राम के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक नवनीत कालरा और गगन दुग्गल ने पिछले 1 महीने में चीन से 7000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवाए और उन्हें ये कहकर ऊंचे दामों पर बेचा कि ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बने हैं। कॉन्सेंट्रेटर की फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि ये बेहतर क्वालिटी के नहीं थे। चीन से 15,000 प्रति यूनिट की कीमत पर मंगवाए गए इन कॉन्सेंट्रेटर को 69,999 रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर बेचा गया। छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस भी जब्त की। साथ ही नवनीत कालरा के मेहरौली के मंडी रोड के घर से 150 से ज्यादा विदेशी ब्रांड की शराब की बोतलें भी मिली। वहीं कालरा की पत्नी के पिता पर भी बैंक फ्रॉड का मामला है। पंजाब के मोगा में वायुसेना का विमान MiG-21 दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद हो गए। शहीद अभिनव ने राजस्थान के सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये विमान मूंगा के एक गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। वायुसेना के मुताबिक स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी इस हादसे में गंभीर चोटें आने की वजह से शहीद हुए। वायुसेना ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि वो शहीद के परिवार के साथ है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ गढ़चिरौली के एटापल्ली तहसील के पैदी कोटमी जंगल में गुरुवार की रात से चल रही थी। महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट ने बड़ी सूझबूझ के साथ नक्सलियों की घेराबंदी की और भारी नुकसान पहुंचाया। जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने नक्सलवादियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन के लिए पुलिस की तारीफ की। गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर आलेला असताना सकाळीच पोलिसांमध्ये नक्षलवाद्यांमध्ये 13 व्यक्ती त्या ठिकाणी आणि पोलीस अजून पुढची कारवाई करत आहेत। गढ़चिरौली में 13 मई को भी पुलिस के ऑपरेशन में 2 नक्सली मारे गए थे। ताउते के बाद यास तूफान से निपटने के लिए NDRF ने तैयारी शुरू कर दी है। NDRF की 12 टीमें पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली और ईस्ट मिदनापुर में तैनात की गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई की शाम यास तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य भी यास तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। ताउते तूफान के दौरान समंदर में डूबे जहाज बार्ज P-305 के कैप्टन राकेश बल्लभ के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की। कैप्टन पर कर्मचारियों की सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप है। जहाज के इंजीनियर ने पुलिस में कैप्टन के खिलाफ बयान दर्ज कराया था। जहाज से अब तक 51 शव बरामद किए जा चुके हैं। बार्ज P-305 में एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जरिए भी कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। एफकॉन ने इस घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। उत्तराखंड के चमोली में मई महीने में बर्फबारी हुई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई राज्यों में बीते कई दिनों से बारिश हो रही है। एसएल ग्रुप ने अपने सफर के शानदार 95 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर आज एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने शुभकामनाएं दी हैं। सुभाष चंद्रा ने एक ट्वीट करके कहा, एसएल ग्रुप की स्थापना के 95 वर्ष में पहुंचने का आज ऐतिहासिक दिन है। एसएल ग्रुप के सभी पुराने, मौजूदा और भविष्य में जुड़ने वाले सहयोगियों को शुभकामनाएं। हम कोविड-19 के कारण उत्सव नहीं मना रहे हैं। हम एसएल ग्रुप की 100वीं वर्षगांठ एक साथ मनाएंगे। एसएल ग्रुप की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर 14 मई 2017 को दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत राजनीति, खेल, व्यापार, मीडिया जगत से जुड़े कई विशेष मेहमानों ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एसएल ग्रुप भारतीय परंपरा की मिसाल है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.